एलिमेंट्री ऑपरेशंस ऑफ ए मैट्रिक्स, या हम इसको कह सकते हैं एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस ऑफ द मैट्रिक्स। कुछ बेसिक ऑपरेशंस होते हैं एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस में, जो कि हम यूज करेंगे ए इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए। बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन 6 मार्क्स का कंपलसरी है, तो इसको बहुत अच्छे से समझेंगे। बेसिकली एलिमेंट्री ऑपरेशंस जो होते हैं वो 3 ऑपरेशंस रो के हो सकते हैं और 3 ऑपरेशंस कॉलम के हो सकते हैं। तो मैं लिख सकता हूं कि 6 एलिमेंट्री ऑपरेशंस जो है टोटल हुआ करते हैं। उनमें 3 एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस होते हैं और 3 एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशंस हुआ करते हैं। ये बात अलग है कि अगर किसी मैट्रिक्स का ए इनवर्स निकाला, तो अगर हमने रो ऑपरेशन यूज करना शुरू किया तो रो ऑपरेशन ही उस क्वेश्चन में हम यूज करेंगे। अगर हमने कॉलम ऑपरेशन यूज करना शुरू किया तो हम सिर्फ कॉलम ऑपरेशन यूज करेंगे। तो पहले ऑपरेशंस हैं क्या, फिर ए इनवर्स की बात करेंगे। तो हमने लिखा पहला ऑपरेशन, बहुत सिंपल सा ऑपरेशन है। मान लो कि ए एक मैट्रिक्स लिख ली जिसमें एलिमेंट 1 2 3 4 5 6 लिख लिए। चलो 3×3 की कर देते हैं, ठीक है। -1 0 2 लिख लिया। तो पहला ऑपरेशन ये है कि हम किन्हीं भी 2 रो या कॉलम को इंटरचेंज कर सकते हैं। वी कैन इंटरचेंज एनी 2 रोज और 2 कॉलम्स। मतलब कॉलम को रो से नहीं, रो को रो से इंटरचेंज कर सकते हैं और कॉलम को कॉलम से इंटरचेंज कर सकते हैं। तो सपोज करें कि हमने इस वाली मैट्रिक्स में अप्लाई कर दिया कि अप्लाई C1 to C2, ठीक है। जब भी हम इंटरचेंज करेंगे तो हम ये साइन लगाएंगे, ठीक है, सिर्फ इंटरचेंज के लिए। तो अगर मैंने कॉलम 1 को, मुझे पता है कि ये कॉलम है और ये रो है, तो कॉलम, ये वाला कॉलम सेकेंड वाला फर्स्ट वाले की जगह पर आ गया और फर्स्ट वाला सेकेंड की जगह पर आ गया। तो A इज इक्वल टू आ जाएगा 2 5 0 और 1 4 -1, और थर्ड वाले में कोई चेंज नहीं होगा, ठीक। या मैंने लिख दिया कि अप्लाई R1 to R2, R1 to R2, मतलब R1 रो को R2 रो से इंटरचेंज कर दिया। ये रो 1 है, ये रो 2 है। तो अगर अप्लाई किया तो ये क्या बन जाएगा, A इज इक्वल टू, क्या लिख लें, 4 5 6 1 2 3 -1 0 और 2, ठीक। तो ये क्या हुआ कि किन्हीं भी 2 रो को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं और वी कैन इंटरचेंज एनी 2 कॉलम्स, ठीक है। इसको अगर सिंबॉलिकली, मैथमेटिकली अगर हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं तो हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं कि RI इंटरचेंज टू RJ, ठीक है ना, ith एंड jth रो, ठीक। या फिर मैं क्या लिख सकता हूं, दूसरा कि CI टू CJ। I और J बेसिकली बहुत समय जब मैट्रिक्स पढ़ाना शुरू किया था तो वहां पर हमने सारा बहुत डिटेल में बताया है, ठीक है ना। तो क्या पहला ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, वी कैन इंटरचेंज एनी 2 रो और 2 कॉलम्स, यानी वी कैन इंटरचेंज
एनी टू रो और कॉलम्स। ठीक है, ये पहला एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन है। दूसरा एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है कि मैं किसी रो या कॉलम को किसी नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई कर सकता हूं। क्या मतलब हुआ इसका? मान लो कि फिर मैंने यही लिख लिया कि ए एक मैट्रिक्स लिख ली, दूसरी लिख ली 1 2 3 1 0 5। ठीक है, ये R1 है, ये R2 है। क्या लिख सकता हूं मैं कि R1, ठीक है, 2, यानी ये ऑपरेशन में लगा रहा हूं 2R1। ठीक है, तो क्या हो सकता है ये कि A इज इक्वल टू इस पहले वाली रो को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो पहले वाली रो को अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 2 4 और 6 1 0 और 5। ऐसे मैं कॉलम को भी कर सकता था। ठीक है ना, यानी क्या लिख सकता हूं कि कॉलम, मान लो हमारा कॉलम 1 और कॉलम 3 लिख दिया, तो कॉलम 3 को मैंने क्या किया, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया 3C3। ठीक है, तो कॉलम 3 मेरा क्या है, ये वाला है। इसको मुझे किससे मल्टीप्लाई करना है, 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो 1 आ गया, 1 आ गया, 2 आ गया, 0 आ गया। इसको 3 से मल्टीप्लाई करना है, 9 आ जाएगा और 15 आ जाएगा। ठीक है ना, इसको अगर हम मैथमेटिकल रिप्रेजेंट करें तो क्या करेंगे कि आर आई, ठीक है, आर आई के आर आई। बेटा एक बात बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि जो यहाँ पर है वही यहाँ पर है, जो यहाँ पर है वही यहाँ पर है, मतलब जो रो है तो वही रो यहाँ पर होगी। आप ऐसा नहीं लिख सकते इसको कि आर आई और 2R2। ठीक है, ये एक बात गलत है, इस तरीके से आप नहीं करेंगे। ठीक है ना, या मैं और इसको क्या लिख सकता हूँ कि CI के CI। ठीक है ना, तो के क्या है, के इज ए नॉन जीरो नंबर, के इज ए नॉन जीरो नंबर। नॉन जीरो नंबर कोई रियल नंबर हो सकता है लेकिन वो जीरो के इक्वल नहीं होगा, यानी के इज नॉट इक्वल टू जीरो। इसका ये तो मीनिंग हुआ। तब तो इसको हम अगर बोले तो क्या कहेंगे, द मल्टीप्लीकेशन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम बाय ए नॉन जीरो नंबर। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, दूसरा एलिमेंट्री ऑपरेशन हो गया। तीसरा एलिमेंट्री ऑपरेशन देखते हैं क्या होगा। थर्ड वाला हमने लिखा, तो एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं इसको भी। ए बराबर हमने लिख लिया, क्या लिखा है, ए बराबर कि एक मैट्रिक्स लिख लिया 1 2 3 4 लिख लिया। चलो ठीक है ना, तो क्या ऑपरेशन ये है हमारा, इसने कहा कि हम किसी रो को के एलिमेंट का सम यानी टोटल कर सकते हैं किसी दूसरे रो के एलिमेंट्स के साथ में, और दूसरे रो के एलिमेंट्स को किसी नॉन जीरो से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। फिर से समझो, addition to the elements of any row or a column, addition to the elements of any row or columns, the corresponding elements of any other row or columns multiplied by a non-zero number। तो इसका एक्सप्लेनेशन करते हैं, कैसे लिख सकते हैं। ये हमने एक मैट्रिक्स हमने लिखा कि R1, ठीक है, R1 प्लस 2R2, 2R2, ठीक है, R1 इज इक्वल टू, बेटा जो भी मैंने यहाँ पर लिखा वही हम यहाँ पर लिख देंगे। क्लियर है ना,
C1 में मान लो C1 C2 लिख दिया मैंने, C2, तो यहाँ पर C2 होगा प्लस क्या लिख सकता हूँ 1/2 C2 C1 लिख सकता हूँ। ठीक है कि ये जो लिखा हुआ है ये के इक्वल है। के क्या है? एक नॉन जीरो नंबर है। ठीक है, तो 2 से ही जरूरी थोड़ी 1/2 से भी हो सकता है। जैसी मेरी रिक्वायरमेंट होगी मैं उसके हिसाब से करूंगा। तो मैंने इसमें अप्लाई किया, तो ये वाला मान लो ऑपरेशन मैंने अप्लाई किया, तो A इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? R1 में ही चेंज होगा, R2 में चेंज नहीं होगा। R1 की वैल्यू कितनी है? 1, और 2R2 मतलब इस 3 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, 6 हो जाएगा, और 6 में 1 प्लस कर दूंगा, क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। ऐसे ही इसमें क्या आ जाएगा मेरा कि मैंने R1 2 है और 4 2 जा 8, 8 प्लस 2 कितना हो गया? 10 हो गया। ये किसके इक्वल आ जाएगा? एज इट इज बना रहेगा, देयर विल बी नो चेंज। ठीक है ना? C2 अगर मैं इसी में ये वाला ऑपरेशन यूज कर दूं तो ये A बराबर क्या हो जाएगा? ये मैंने लिख दिया कि C2 में चेंज करना है, मतलब इसमें चेंज करना है, और इसमें 1/2 से मल्टीप्लाई करूंगा। तो मैं अलग भी करके लिखा जा सकता, तो 1 में कोई चेंज नहीं होगा, एज इट इज लिख ली। C2 तो 3 तो ये आ गया, ये वाला एलिमेंट, प्लस 1/2 C1 की वैल्यू कितनी है? 1, तो ये कितना हो गया? 3 प्लस 1/2, 2 आ गया, 2 3 जा 6 प्लस 1 कितना हो गया? 7/2। तो मैं यहाँ पर 7/2 लिख सकता हूँ। ठीक है, इसी तरीके से इसमें ऐड कर सकता हूँ, 4 लिख लिया प्लस 1/2 इंटू 2, इससे ये कैंसिल हो गया, कितना बचा? 5 आ गया। ठीक है ना? तो इस तरीके से ये एलिमेंट्री ऑपरेशंस जो है वो यूज किया जाता। आप बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे किस बात को, तो इसका मैं क्या करूं कि पहले जो मैथमेटिकल सिंबलाइजेशन है उसके फॉर्म में लिख लेता हूं कि RI, ठीक है, यहाँ RI लिखा तो मैं RI ही यहाँ पर लिखूंगा, प्लस RJ का मतलब ये दूसरी रो है, ये RI वाले में मैं नहीं यहाँ पे लिख सकता हूँ, बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है ना? ऐसे ही CI के लिए क्या हो सकता है? CI प्लस क्या लिख लें? KCJ। ठीक है, इनका मैं यूज करूंगा, कहाँ पर यूज करूंगा कि जो A इनवर्स निकालूंगा, जो मेरा कि नेक्स्ट टॉपिक होगा उसमें यूज करूंगा। ठीक है, तो ये टॉपिक जो है बहुत यूजफुल है, इसलिए मैंने इसको डिटेल में बताने की कोशिश की एग्जाम्पल के साथ में। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, इसके आगे क्या आएगा? इनवर्टिबल मैट्रिक्स, जिसमें इन प्रॉपर्टीज को लगाऊंगा। ठीक है ना? उम्मीद करता हूं कि ये आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो अब हम आगे आपको बताते हैं कि इनवर्टिबल मैट्रिक्स क्या होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है कि इनवर्टिबल मैट्रिक्स, इनवर्टिबल को मैं A इनवर्स भी कह सकता हूँ, या इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स कह सकता हूँ। क्या कह सकता हूँ? इनवर्स, क्योंकि हमारे जो क्वेश्चन आता है उसमें लिखा होता है फाइंड ए इनवर्स, यानी इनवर्स निकालना है। तो वो इनवर्स कैसे निकलता है ये बात हमने जानी है, तो इसका एक बेसिक कंसेप्ट है। इससे पहले ए इनवर्स हमने इनवर्स फंक्शन पढ़ा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ा। ठीक है ना? तो ये क्या होगा, हमने लिखा कि इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, यानी इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, मतलब जो इनवर्स होगा वो हमारा सिर्फ किसका निकलेगा? स्क्वायर मैट्रिक्स का ही निकलेगा, मतलब जिसमें नंबर ऑफ कॉलम्स नंबर ऑफ रोज के इक्वल होंगे उन्हीं का स्क्वायर मैट्रिक्स निकाला जा सकता है, बाकी का नहीं निकाला जा सकता है।
तो ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है, ऑफ ऑर्डर एन, ऑफ ऑर्डर चाहे एन मान ले चाहे एम मान ले, कुछ भी माना जा सकता है, ठीक है। एंड देयर एग्जिस्ट, एंड देयर एग्जिस्ट अनदर मैट्रिक्स, एक और भी मैट्रिक्स है, अनदर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर, सेम ऑर्डर, ठीक है, सच दैट, अगर ये ए मैट्रिक्स एन ऑर्डर की है और दूसरी मैट्रिक्स मान लो कि अनदर देयर एग्जिस्ट अनदर मैट्रिक्स बी मान ली, तो बी भी सेम ही ऑर्डर की होगी, ठीक है। तो सच दैट ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आई, ठीक है। मतलब ये बात मैथमेटिकली प्रूव्ड है कि ए और बी ए अगर इक्वल टू आई आता है तो क्या होगा, ठीक है ना। तो हम कहेंगे देन बी इज कॉल्ड द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए, इज कॉल्ड द इनवर्स ऑफ ए, ठीक है। इसको कैसे डिनोट करेंगे, ए इनवर्स, डिनोटेड एज ए इनवर्स, ठीक है बेटा, क्लियर है ना। तो अब देखो इसको किसी एग्जाम्पल से भी बताया जा सकता है, ठीक है ना, क्या ये मैथमेटिकली प्रूव्ड है या नहीं है। हम इसको लिख सकते हैं क्या कि क्या लिखा हुआ है कि B इज इक्वल टू ए इनवर्स, ओके, या फिर हम क्या पढ़ सकते हैं, A इज द इनवर्स ऑफ B, A इज द इनवर्स ऑफ B, और A इज इक्वल टू B इनवर्स, यानी दोनों एक दूसरे के इनवर्स में हैं, ठीक है ना। अगर कोई रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है और कह रहा है कि उसका इनवर्स निकालो तो वो पॉसिबल नहीं होगा। तो एक एग्जाम्पल के थ्रू इस कंसेप्ट को हम आपको बताते हैं। ये हमने लिखा कि एक मैट्रिक्स लिख ली 2 3 और 1 2, ठीक। एक दूसरी मैट्रिक्स B लिख ली, क्या आ गया 2 -3 और -1 और 2, क्लियर है। ए भी निकालें, इनका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा क्योंकि दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स हैं। हमें पता है कि इस रो का इस कॉलम से, फिर इस रो का इस कॉलम से, फिर इस रो का इस कॉलम से, फिर इस रो का इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसका इससे मल्टीप्लाई किया तो 4 आ गया, ठीक है, और क्या आ जाएगा -3 आ जाएगा, और क्या आ जाएगा, फिर इसको इससे किया तो -6 +6 2 -2, ऐसे नीचे वाले क्या आ जाएगा -3 +4, ये क्या आ गया 1 आ गया, 0 आ गया, 1 आ गया, 0 आ गया, ये किसके बराबर हो गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के, ठीक है ना। सिमिलरली हम अगर BA भी निकालते हैं तो वो भी क्या आ जाएगा कि मेरा इसी के इक्वल आ जाएगा, II 1 0 0 1। अगर ये 3/3 को होती तो 3/3 की एक क्या आ जाती है, हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाती, क्लियर है ना। तो ये इनवर्स अच्छा, अब एक बात और, जैसे मैंने जब भी इनवर्स निकालना है तो इनवर्स अगर मैं निकालूंगा तो मैं क्या लिखूंगा, A इज इक्वल टू IA, ठीक है ना, A इज इक्वल टू IA। अगर मैंने ऐसा लिखा है कि A इज इक्वल टू IA तो मैं हमेशा रो ऑपरेशन यूज करूंगा, रो ऑपरेशन यूज करूंगा। और अगर मैंने ये लिखा कि A इज इक्वल टू AI तो मैं क्या करूंगा, कॉलम ऑपरेशन यूज करूंगा, कॉलम ऑपरेशन यूज करूंगा। तो और ए इनवर्स निकालना मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में सिखाऊंगा, ठीक है ना। उम्मीद है कि ये कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा, समझ में आया होगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और कमेंट कर दें। थैंक यू, जय हिंद।